आप देखिए पहलगांव में हिंसा हुई और सब लोग बोल रहे थे कि नहीं हमें योगी सीएम चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मायावती की जो हैसियत है अभी वो हासिल करने में चंद्रशेखर को बहुत वक्त लगेगा। फिर नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में मुख्य धारा में आए, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सारे विपक्ष को खत्म कर दिया। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बसपा की एक बड़ी मीटिंग आज दिल्ली में हुई। मायावती के साथ एक सबसे जो अचंभित वाला दृश्य था देखने को मिला वो ये था कि आकाश आनंद न सिर्फ उनके साथ आए बल्कि मायावती ने आकाश आनंद की अब जिम्मेदारी फिर एक बार बढ़ा दी थी। अब से ठीक पहले आपको याद होगा कि उनको न सिर्फ पार्टी से निकाल दिया बल्कि बाकायदा उनके लिए एक्स पर एक पोस्ट किया था, फिर पार्टी में वापस लिया और अब नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बनाया गया है। तो मायावती की इस मीटिंग में तमाम बसपा के पदाधिकारी, प्रभारी, तमाम लोग शामिल हुए थे। एजेंडा क्या था, मीटिंग से संदेश क्या गया और मीटिंग क्या कुछ कारणों के लिए हुई, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। तो सर, बसपा जिसका जनाधार यूपी में तो लगभग साफ होता दिख रहा है, ना एक भी सांसद है, एक विधायक है मात्र, और कहा यह जा रहा है कि बिहार चुनावों को लेकर के भी ये मीटिंग हुई, यूपी में 2027 के एजेंडे को सेट किया गया। क्या लग रहा है आपको, इस मीटिंग करने में कुछ फ़ायदा मिलेगा बसपा को? देखिए, बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2007 में बनी थी। 2007 से 12 तक 5 साल अकेले सरकार चलाई उन्होंने बिना किसी सपोर्ट के। लेकिन 12 के बाद से लगभग 13 साल हो चुके हैं, तब से लगातार हाशिए पर है। वो चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सबसे बड़ी दुश्मन समाजवादी पार्टी, लेकिन दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया, 2019 का चुनाव लड़ा। लेकिन बीजेपी को 65 सीटें मिली उत्तर प्रदेश में और दोनों पार्टियों को मिला के 15 सीटें मिली, तो ये काम नहीं कर पाया। 2024 में हमने देखा एक भी सीट बसपा को नहीं हासिल है। ऐसे ही अगर विधानसभा चुनाव देखें तो 2017 से 2022 और अब जो है 2027 में चुनाव होगा, तो इस समय एक सिर्फ विधायक है। एक विधायक का मतलब होता है उमाशंकर सिंह, जो वो खुद उनकी राजनीतिक रसूख है, प्रभाव है कि वो अगर निर्दलीय भी लड़ते हैं तो फिर वो जीत जाते हैं। तो हमने देखा कि हाशिए पर, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में अच्छी सीटें जीतते थे, राजस्थान में असर था, दिल्ली में, उत्तराखंड में हमने देखा कई सीटें जीतती रही विधायकों की। तो लगातार हाशिए पर चलती गई और पता नहीं बसपा की खुद रणनीति, मायावती की रणनीति वो काम नहीं कर पाई। तो अब वो चाहते हैं कि 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जहाँ पर उनके लिए सबसे अच्छी जो उनकी राजनीतिक ज़मीन है, वो उसमें एक तरह से फिर से खाद डाल रहे हैं, जो है उसे कोशिश कर रहे हैं कि इसमें फसल उगाए। लेकिन सबसे अहम बात कि जैसे आकाश आनंद उनके भतीजे थे, एक समय ऐसा लग रहा था कि वो शायद मायावती के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन उनको ऐसा निकाला गया और उसके बाद इतनी दूर कर दिया गया कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। सरप्राइज़ आज भी कि उन्हें नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया, यानी अब सब कुछ वही देखेंगे। ऐसा लग रहा है कि मायावती के भी और पार्टी के बीच में एक तरह से एक ब्रिज, नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में ब्रिज बन के जो है काम करना, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जो बीएसपी का कोर वोटर है वो खिसक चुका है बीजेपी के पास। उसको अखिलेश यादव भी पाने की कोशिश कर रहे हैं पीडीए के तहत, उनका जो अपना जो है गणित है, लेकिन उन्हें अभी पूरी सफलता नहीं मिली है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव जो 1 साल पहले हुआ 2024 में बहुत ज़्यादा सीटें उन्होंने जीती। सब अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी जीत है समाजवादी पार्टी के लिए 37, और कांग्रेस ने भी 8 सीटें जीती। तो दोनों पार्टियां मिलकर जो है काफ़ी सीटें जीत ली। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका था, लेकिन मायावती को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखिए वो अपना ठीक है, राजनीति में जो है सब लोग अपनाते हैं रणनीति, अपना नई तैयार की है, लेकिन कितना सफल होगा ये तय करेगा कि आप सड़क पे कितना दिखते हैं जनता के साथ में बैठ के ड्राइंग रूम में और इस एयर कंडीशन कमरों में। सिर्फ ये फैसले करना, ट्वीट पे अपने डिसीजन दे देना, अब वो राजनीति चलती नहीं है, आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। आप देखिए 2014 से 2025 है, विपक्ष के पास कोई राजनीतिक ताकत रही नहीं गई पूरे देश में। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ममता हैं, तमिलनाडु में उनके करुणानिधि के बेटे हैं स्टैलिन, और इस तरह से कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं। बिहार में लालू यादव हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। लेकिन नेशनल लेवल पर जो कांग्रेस की जो एक स्थिति रहती थी
अगर वो सत्ता में नहीं रहती, विपक्ष में भी रहती थी, तो वो हैसियत अब बची नहीं रह गई है। और बीएसपी के लिए तो सबसे बड़ा मतलब उसके लिए तो बहुत बड़ा बुरा अनुभव है कि ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं आकाश आनंद को लेकर के, ये लगभग एक आकाश आनंद को मायावती पार्टी की पूरी जिम्मेदारी ऐसा तो नहीं सौंपना चाहती हूँ, लेकिन कोई बड़ा विरोध ना हो या अंदर खाने से विरोध शुरू हो जाता हो तो उनको फिर बैक फुट पर लाकर फिर एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। ये तो खेल नहीं चल रहा है। देखिए राजनीतिक फिर यही हो कि एक समय के बाद आकाश आनंद ही पार्टी के सर्वे सर्वा बन जाए। देखिए राजनीतिक पार्टियों में होता क्या है कि एक लीडर है तो दूसरी पीढ़ी तैयार होने लगती है, तैयार करना चाहिए। नहीं तो अचानक से अगर वो विकेट गिर जाए, पेड़ गिर जाए, तो फिर लीडरशिप क्राइसिस आती है। हमने देखा कि 1991 या उससे पहले लेते हैं 1984 में जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ तो ऐसा लगा कि अब तो पूरे देश में कोई नेता बचा ही नहीं है, कौन संभालेगा देश को। वही हाल 1991 में राजीव गांधी का जब मर्डर हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अरे अब तो कोई नेता ही नहीं बचा। लेकिन लोग चले जाते हैं, फिर कोई न कोई नया नेता उभरता है और अच्छे से संभालता है। क्योंकि 91 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और हमने देखा कि देश में लिबरलाइजेशन चालू हुआ और वही उसी का नतीजा है कि आज भारत जो है तीसरे स्थान पे बस पहुंचने ही वाला है। मतलब एक आध साल लग सकता है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने वाला है। तो लीडर्स को दूसरी पीढ़ी अपनी तैयार रखना चाहिए। बीएसपी में ऐसा लग रहा था कि मायावती के बाद सब कुछ मायावती है, 1 2 3 4 5 और कोई नहीं है। तो ये गलत बात है। मायावती को तैयार करना चाहिए अपना जो दूसरी पीढ़ी है कि मायावती कल को राजनीति में हम जो है सोचते हैं कि कल को मान लो नेतृत्व करने लायक नहीं है तो कौन संभालेगा? क्या फिर ख़त्म हो जाएगी बसपा? एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन था, काशीराम ने शुरू किया, काफ़ी सफलता भी हाथ लगी। खुद मैंने बोला कि 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर सत्ता रही है। तो क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर जो है नेतृत्व जो है दूसरी पीढ़ी को चला जाएगा? तो ये कोशिश करनी चाहिए और मुझे लगता है कि यही उनका जो वजह है आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी देने की वजह यही है कि अगर मायावती नहीं रहती हैं, वो नेतृत्व नहीं करती हैं, तो शायद दूसरी पीढ़ी अब तैयार होना शुरू हो जाए, राजनीति की जो दिशा है वो बदलना शुरू हो जाए। नहीं तो एक सीट है विधानसभा में, लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, तब तो ख़त्म होना तय है। बहुत दिन तक अगर राजनीतिक पार्टी सत्ता हासिल नहीं करती है तो पार्टी ख़त्म हो जाती है। ये तो नियम है जो है सत्ता का। एक सवाल और सर, अभी आपने जब बात चर्चा की तो एक चीज़ का बहुत जोर दिया कि बसपा अपने हाशिए पर चली गई, राजनीतिक हाशिए पर चली गई। उसके बाद हमने देखा भी कि किस तरीके से दलितों की सबसे बड़ी नेता एक वक्त पे मायावती हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर आसपास के राज्यों में कहूँ, अब उनकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं चंद्रशेखर। वेस्ट यूपी के नेता हैं, पूरे यूपी में उनकी पकड़ है और ज़मीन पर एक्टिवली होकर के वो काम भी करते हैं। तो वो राजनीतिक हाशिए की एक वजह क्या रही बसपा के? पहली चीज़ ये, और दूसरा चंद्रशेखर जिस तरीके से एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि उनकी पार्टी वो बसपा को पूरी तरह रिप्लेस करके एक बड़ा स्टैंड, मतलब बड़े रूप में पेश करेंगे खुद को? देखिए चंद्रशेखर फिलहाल हो सकता है कोशिश कर रहे हों, लेकिन रिप्लेस कर पाए मायावती को इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि मायावती की जो हैसियत है अभी वो हासिल करने में चंद्रशेखर को बहुत वक्त लगेगा और हासिल कर भी पाएंगे या नहीं, मुझे तो बहुत शक लगता है। दूसरा सवाल जो आपने जैसा किया कि हाशिए पर है, तो हाशिए का कारण क्या होता है? राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक दल अगर बहुत दिन वो सत्ता से बाहर रहते हैं तो अपने आप उनका जो है देखिए डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आप देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, वो सत्ता से हारे, पंजाब शिफ्ट हुए, कल देखिए वहाँ उनकी पार्टी टूट गई, वो जो उनके पार्षद हैं वो टूट गए, कल को हम देखेंगे कि विधायक भी टूट गए। तो ये बचा कर रखना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है राजनीतिक पार्टियों के लिए। और बसपा इसमें देखिए एक विधायक लेकर, उनकी भी बसपा के कारण वो नहीं जीते उमाशंकर सिंह, उनकी राजनीतिक हैसियत है। तो जब तक आप सत्ता हासिल नहीं करते, आप जो है मतलब जो सरकार होती है उसके साथ मिलकर नहीं चलते या उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तब तक राजनीतिक दल का बचना बहुत असंभव होता है। यही मैं पूछ रहा हूँ, दूरी क्यों बनाई जमीन से या लोगों से दूरी क्यों बसपा की बनी? वजह उसकी क्या रही? देखिए अब नए तरीके के पॉलिटिक्स आई, जब से नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में मुख्य धारा में आए, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सारे विपक्ष को ख़त्म कर दिया। क्योंकि वो उनके अंदर एक ऐसी नेतृत्व की क्षमता है कि वो विपक्ष का भी काम खुद कर ले रहे हैं। मतलब मनोबल तोड़ दिया आपने? मनोबल बिल्कुल तोड़ दिया। आप 3-3 चुनाव देख लीजिए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं।
देश में कभी कभार हुआ होगा कि नेहरू जीते, हो सकता है 3 चुनाव जीते होंगे, लेकिन अब तो ऐसा कोई नेता नहीं कि लगातार 3 चुनाव आपने जीत लिया। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पास बहुत ऐसा जो है तीर नहीं आ गया है कि वो भेद दे इनका किला मोदी जी का। हो सकता है मोदी जी रिटायर हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर एक 75 साल की एक वहाँ पर सीमा है और इसी साल 75 साल पूरे होंगे। अगर इस बार नहीं हटाए गए या नहीं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो हो सकता है 2029 तक रहें। तो बीजेपी और 2029 में जब चुनाव होगा तो बीजेपी के पास तो और भी है ना, तो योगी आदित्यनाथ है जिन्हें पूरे देश की जनता देखना चाहती कि नहीं ये प्रधानमंत्री बने। आरएसएस पूरी तरह से तैयार है। तो 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आरएसएस के लिए वो देश में नया नेता का चुनाव है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है। वो आदित्यनाथ अगर जीतेंगे तो उनकी हैसियत पूरे देश के नेता के रूप में हो जाएगी और 2029 में वो रिप्लेस भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो बीजेपी के पास ये सब है। दूसरी पार्टियों को बात बताइए, 3 चुनाव, लोकसभा चुनाव की हम बात करें, कांग्रेस हारी राहुल गांधी के नेतृत्व में, लेकिन अभी भी उनकी हैसियत क्या है देखिए। और भी पार्टी आप देख लीजिए, तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ही हैं वहाँ पे, मुलायम सिंह यादव तो ख़त्म हो गए, लेकिन है वहीं पे, वो बने भी रहेंगे, हटने की कोई संभावना नहीं, वही अध्यक्ष रहेंगे। लालू यादव थे बिहार में, फिर उनका बेटा है अब। तो रिप्लेस करना, फिर उसको जनता को पसंद आना जो है, ये बहुत बड़ी चुनौती है विपक्षी पार्टियों के लिए, क्योंकि पता है बीजेपी के पास तो मोदी है, मोदी का तो कोई है ही नहीं है, ना परिवार का है ना कोई आसपास। उनके सबसे करीबी हैं अमित शाह, पता नहीं वो बनेंगे नहीं बनेंगे। अभी की स्थिति में फ़िलहाल जो नंबर 1 है मोदी की को बदल के उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए, तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। पूरे देश की जनता चाहती है, क्योंकि आप देखिए जब दूसरे राज्यों के चुनाव होते हैं, उनकी रैलियाँ होती है, तो योगी आदित्यनाथ का जो सपोर्ट मिलता है, आप देखिए पहलगांव में हिंसा हुई और सब लोग बोल रहे थे कि नहीं हमें योगी सीएम चाहिए यहाँ पे। तो उनके जो नेता हैं, उनका जो ग्लैमर है या चुनावी आभा, बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ जो है दूसरी पार्टियों में, खास करके बीएसपी में, ये ख़त्म होती जा रही, इसीलिए ये पार्टी हाशिए पर है। तो बस एक आखिरी सवाल और सर, बिहार का चुनाव, यूपी का 2027 का चुनाव, बिहार में क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से दलित लेगेसी को लेकर के बीएसपी हमेशा काम करती है, तो बिहार में तो पहले ही चिराग पासवान जैसे नेता और तमाम लोग हैं जो उस कास्ट को लीड करते हैं, बिहार में क्या कुछ बसपा का जो भी रहेगा क्या प्रतिशत या कुछ जनाधार है, और उत्तर प्रदेश के अंदर फिर क्या हश्र होने, हालांकि चुनाव में भी वक्त है लेकिन फिर भी? देखिए बिहार में तो कोई असर नहीं है मायावती का, वहाँ की राजनीति ही दूसरी है, और वहाँ पर इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन के बारे में अभी कल या परसों चिदम्बरम जी ने बोला कि बीजेपी जैसी ऑर्गेनाइज पार्टी जो है कोई है ही नहीं, दूसरी विपक्ष पार्टियाँ, इंडिया गठबंधन लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। चिदम्बरम एक ऐसे नेता हैं कि जब सीएम थे मोदी जी गुजरात में, तो कोई मौका नहीं छोड़ते थे उनके ऊपर अटैक करने का जो है। और चिदम्बरम अगर ये कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी सबसे आगे है और इंडिया गठबंधन इस समय सही नहीं चल रहा है, बीजेपी सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज पार्टी है, पार्टियां इस तरह से नहीं दिखती है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि अभी भी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप देखिए तेजस्वी यादव को अभी तक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, कुछ नेताओं ने बोला, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भी वहाँ पे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है। तो बिहार में राजनीति का पैटर्न दूसरा है और वहाँ पर बसपा का कोई प्रभाव है नहीं और ना रहा है। उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उसके वोट बैंक अब खिसक के भाग चुके हैं बीजेपी के पास, और बीजेपी जब तक मजबूत है मुझे नहीं लगता कि बसपा के पास वापस लौट के आएगा समय। हालांकि कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अब देखिए अब मायावती के भरोसे तो चलना ठीक नहीं है। तो बसपा का राजनीतिक पतन ही बीजेपी की मजबूती है। बिल्कुल, बसपा के वोटर ही खसक के बीजेपी को मजबूत बनाया ना। 2019 के चुनाव में बसपा और सपा दोनों ने मिलकर लड़ा, लेकिन बीजेपी की 65 सीटें आई दोनों को। एक समय ऐसा कहा जाता था कि अगर दोनों पार्टियां साथ हो जाएं तो कोई पार्टी नहीं जीत सकती, ये जीतेंगे। 1992 जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार थी, उन्हें जो है हटाया गया। उसके बाद जो चुनाव हुआ, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी पूरा स्वीप कर जाएगी, लेकिन सरकार बनी, सपा और बसपा दोनों ने मिलकर जो है वो जीती जो है। तो ये ऐसी दोनों राजनीतिक ताकत है कि मिलने पे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा जो है प्रभाव डालेंगी। लेकिन अब 2019 के चुनाव में हमने देखा, और उसके बाद अब तो नहीं लगता कि दोनों पार्टियां साथ में आएंगी, और अकेले बसपा की अब हैसियत नहीं रह गई है, उनका वजूद ख़त्म हो गया है कि वो
फिर से खड़ा हो पाए। देखिए राजनीति में ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हैं सब सच हो जाएगा, लेकिन जो स्थिति है ऐसे ही लग रही है। हो सकता है कुछ चमत्कार हो, आकाश आनंद कुछ नई अपनी स्ट्रेटजी लाएं जो है उससे कुछ फ़ायदा मिले, लेकिन फ़िलहाल उसमें वक्त लगेगा, इतनी जल्दी इतना आसान भी नहीं है। खैर ये देखने वाली बात होगी कि बसपा की मीटिंग में आज जो कुछ हुआ उसका आगे असर क्या पड़ने वाला है, और क्या ये मीटिंग भी पिछली तमाम मीटिंगों की तरह वैसे ही विफल होने वाली है जैसे कि तमाम पिछली बार हुआ और उसके बाद कई सारी चीज़ें निकल के सामने आईं। आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।